Alrighty, so this is marginal costing question number three. This question is completely based upon limiting factors, and this is from October November 2021, paper two, variant one. So let's start this question. B Limited is a manufacturing business. The business uses marginal costing techniques and manufactures three products: S, T, and U. The following budgeted monthly information is available on per unit basis. सबसे पहले we have been provided with the selling price of S, T, and U. Then we have been provided with the direct material cost for S, T, and U. Afterwards, we have been provided with the direct labor cost for all three products. And then at last, we have been provided with the variable overhead cost per unit for all three different products. डायरेक्ट लेबर के अंदर अगर आप देखो तो उसने बताया हुआ है कि आपका जो रेट है वो $8 पर आवर है। तो इसका मतलब ये कि अगर आप एस के जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है वो $4 है, एंड गिवन दैट आपका जो लेबर रेट था वो $8 पर आवर था, तो इन ऑर्डर टू फिगर आउट कि आपकी पर यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लगे हैं, वी कैन सिंपली डू व्हाट, we can simply divide the cost of labor, which is $4, with the rate of labor, which is $8 per hour. So 4/8 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि S के एक यूनिट बनाने के लिए 0.5 आवर लग रहा है। 6/8 करेंगे तो पता चलेगा T का एक यूनिट बनाने के लिए 0.75 आवर लग रहा है। और 14 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास यू का एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, विच इज 1.75 आवर्स। Simply divide the cost with the rate, which is $8 per hour. Then we have been provided with the maximum monthly demand for all three different products, and कहता है कि fixed overheads are budgeted to be 96,000 per annum. Now see, जो डिमांड उसने दी है वो मंथली बेसिस पे दी है, लेकिन जो उसने फिक्स ओवरहेड्स दिए हैं वो उसने एनम बेसिस पे दिए हैं, यानी कि ईयरली बेसिस पे दिए हैं। फिर पार्ट ए में कहता है कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। नाउ दीज आर द मार्क्स व्हिच आर गिवन फॉर फ्री, लाइक मतलब इसके लिए कोई हमें पता है बहुत बेसिक सा काम है ना। सेलिंग प्राइस में से तमाम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो वी विल गेट द कंट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोडक्ट। तो तीनों प्रोडक्ट से सबसे पहले देखेंगे सेलिंग प्राइस लिख ली। एस की सेलिंग प्राइस $30 थी, टी की सेलिंग प्राइस 43 थी, यू की सेलिंग प्राइस 69 थी। अब इन सेलिंग प्राइस में से तमाम वेरिएबल कॉस्ट, जो सबसे पहली वेरिएबल कॉस्ट थी वो डायरेक्ट मटेरियल माइनस हो गया। एस के डायरेक्ट मटेरियल 18 था, टी का 22 था, एंड यू का 36 है। देन डायरेक्ट लेबर माइनस करा लेंगे। एस की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट $4 थी, टी की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट $6 थी, एंड यू की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो $14 थी। अच्छा, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि सर ये 0.5, 0.75 और 1.75 कहाँ यूज करेंगे, अभी आगे यूज करेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि भाई अगर आपके पास लेबर की कॉस्ट गिवन है और उसने आपको बताया हुआ है कि लेबर का रेट कितना था, तो इफ यू विल जस्ट सिंपली डिवाइड द कॉस्ट ऑफ लेबर विद द रेट, यू विल गेट द आवर्स दैट इट टुक फॉर द लेबर टू प्रोड्यूस वन सिंगल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपको पता चल गया कि भाई अच्छा एस बनाने के लिए 0.5 आवर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, टी बनाने के लिए 0.75, एंड यू बनाने के लिए 1.75 आवर। बट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हुए इस चीज का कोई काम नहीं है। देन डायरेक्ट लेबर के बाद हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड भी एक वेरिएबल कॉस्ट है, वो भी हमारे कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए माइनस हो जाएगी। एंड एट फाइनल वी विल गेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ऑल थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास प्रोडक्ट एस का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट $6 आ गया, टी का $12 आ गया, और यू का $14 आ गया, विच इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज, और हमारे यहाँ पे 3 मार्क्स इजिली पूरे हो गए। आफ्टरवर्ड्स पार्ट बी के अंदर कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट टू शो द मैक्सिमम मंथली कंट्रीब्यूशन, टू शो द मैक्सिमम मंथली कंट्रीब्यूशन एंड मैक्सिमम मंथली प्रॉफिट। तो मैक्सिमम मंथली कंट्रीब्यूशन के लिए हम क्या कहेंगे, हमें हर प्रोडक्ट का जो पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है वो तो पता चल गया है, तो हम हर प्रोडक्ट के पर यूनिट के कंट्रीब्यूशन को उनकी जो रिस्पेक्टिव मैक्सिमम मंथली डिमांड है उससे मल्टीप्लाई करा देंगे इन ऑर्डर टू गेट दी टोटल मैक्सिमम मंथली कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखें आपके पास जो प्रोडक्ट एस था उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट $6 है और उसकी मैक्सिमम मंथली डिमांड 300 है, तो 6 × 300 कर दिया। देन प्लस आपके पास जो टी की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है दैट्स $12, एंड उसकी मैक्सिमम मंथली डिमांड 400 यूनिट थी, तो आई मल्टीप्लाइड इट विद 400 यूनिट्स। देन आपके पास जो यू की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था दैट वाज $14, एंड हमारे पास जो यू की मैक्सिमम मंथली डिमांड थी दैट वाज 360 यूनिट, तो हमने उसको 360 यूनिट से मल्टीप्लाई करा दिया, एंड वी गॉट द टोटल मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एज 11640, विच रिप्रेजेंट्स कि भाई हमारा जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन तीनों प्रोडक्ट्स को बेच के मंथली बेसिस पे हो सकता है दैट इज $11,640।
और फिर उसने कहा था कि मैक्सिमम मंथली कंट्रीब्यूशन शो करने के बाद मैक्सिमम मंथली प्रॉफिट भी शो करना है। तो कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट माइनस करा देंगे। लेकिन जो गलती आप कर सकते हो वो क्या कर सकता है एक बच्चा, कि ये पूरी 96,000 की कॉस्ट को माइनस करा ले, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन जो आपने निकाला है वो मंथली निकाला है, और ये वाली कॉस्ट पर एनम यानी एनुअल बेसिस पे गिवन है। तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस कॉस्ट फ्रॉम एन एनुअल बेसिस टू मंथली बेसिस, जिसके लिए मैं सिंपली 96,000 को डिवाइड बाय 12 कर दूंगा, और मेरे पास जो मंथली फिक्स कॉस्ट है वो निकल के आ गई 8,000। So 11,640 minus 8,000 करूंगा, I'll get the maximum monthly profit which is coming up to be as $3,640. Afterwards in part C हमारे पास क्योंकि मैक्सिमम मंथली प्रॉफिट निकल गया, सिंपल स्टेप था, अगेन ये भी कोई खास उसने हमसे मेहनत वाला काम नहीं करवाया। पार्ट सी में देखते हैं हम क्या कह रहा है। कैलकुलेट द मंथली डायरेक्ट लेबर आवर्स that B Limited requires to meet the budgeted maximum monthly demand। कह रहा है कि भाई जो आपके हर प्रोडक्ट की मैक्सिमम मंथली डिमांड है, एस की कितनी डिमांड है 300 यूनिट्स, टी की 400 यूनिट्स, यू की 360 यूनिट्स। वो कह रहा है कि इस मैक्सिमम मंथली डिमांड को मीट करने के लिए जो मंथली डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट कर लो। तो ऊपर हमने निकाला भी था कि भाई अगर तो एक यूनिट ऑफ एस बनाने के लिए 0.5 आवर्स लग रहे थे, टी का एक यूनिट बनाने के लिए 0.75 आवर लग रहा था, और यू का एक यूनिट बनाने के लिए 1.75 आवर लग रहा था। तो जो पर यूनिट बनाने के लिए जो टाइम लग रहा है, जब मैं उसको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि जो मैक्सिमम मंथली डिमांड है उससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, रिस्पेक्टिव जो उनकी टाइम हर प्रोडक्ट को लगा है बनने में, लेट्स से एस को 0.5 आवर लगा है, तो टोटल एक यूनिट जो एस का बनने के लिए अगर 0.5 आवर लग रहा है, तो 300 यूनिट्स बनने के लिए जो टाइम लगेगा उसके लिए मैं सिंपली 0.5 मल्टीप्लाई बाय 300 कर दूंगा। तो मेरे पास निकल के आ जाएगा कि एस के 300 यूनिट्स बनाने के लिए लेबर का कितना टाइम लग रहा है। सिमिलरली टी के एक यूनिट का टाइम पता है 0.75 है, 400 यूनिट का टाइम निकालना है तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 400। यू के एक यूनिट का टाइम 1.75 है, तो 360 यूनिट्स का टाइम निकालने के लिए 1.75 मल्टीप्लाई बाय 360 यूनिट्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखें 0.5 मल्टीप्लाई बाय 300 किया तो एस का निकल के आगे के एस की जो मंथली रिक्वायरमेंट है वो 150 आवर्स की है। टी 0.75 मल्टीप्लाई बाय 400, टी की रिक्वायरमेंट 300 आवर्स की है। एंड यू के लिए 1.75 मल्टीप्लाई बाय 360, यू की जो मंथली रिक्वायरमेंट है वो 630 आवर्स की है। इफ वी ऐड देम टुगेदर तो हमारे पास जो मंथली डायरेक्ट लेबर आवर्स की टोटल रिक्वायरमेंट है टू मीट द बजटेड मैक्सिमम मंथली डिमांड, वो 150 प्लस 300 प्लस 630 किया तो मेरे पास 1080 आवर्स निकल के आ गया, विच इज अगेन अ वेरी सिंपल स्टफ। तो हमारे पास आ गया कि भाई मैक्सिमम जो हमारी मंथली डिमांड को मीट करने के लिए 1080 आवर्स ऑफ लेबर हमें रिक्वायर्ड है। देन उसके आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है ड्यू टू अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर। अब यहाँ से थोड़ा मेहनत वाला काम, थोड़ा टेक्निकल काम स्टार्ट हो रहा है। जब भी एग्जामिनर अगर किसी पर्टिकुलर रिसोर्स की शॉर्टेज के बारे में रेफर करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो सवाल लिमिटिंग फैक्टर के अंदर चला गया है। लिमिटिंग फैक्टर का सवाल क्या है कि एक रिसोर्स की आपके पास शॉर्टेज हो गई है। अब वो रिसोर्स की शॉर्टेज यहाँ पे कह रहा है कि भाई स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज हुई है। हमेशा जरूरी नहीं है कि स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज हो, कभी कभार मटेरियल की भी शॉर्टेज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हमें कह रहा है इस पर्टिकुलर सवाल में कि हमारे पास स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज हुई है। द डायरेक्टर्स आर अवेयर दैट ओनली 900 डायरेक्ट लेबर आवर्स पर मंथ विल बी अवेलेबल फ्रॉम 1 दिसंबर 2021। डायरेक्टर्स को ये पता है कि अब हमारे पास सिर्फ कितने लेबर आवर्स अवेलेबल हैं, 900 आवर्स अवेलेबल हैं। जबकि हमारी जो जरूरत है मैक्सिमम मंथली डिमांड मीट करने के लिए वो कितने आवर्स की है, वो 1080 आवर्स की है, 1080 आवर्स की है। तो शॉर्टफॉल कितने आवर्स का आ गया, अगर मैं कहूँ 1080 की हमारी रिक्वायरमेंट है और सिर्फ 900 आवर्स अवेलेबल है, तो देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 180 आवर्स। अब पार्ट डी के अंदर वो क्या कहता है, कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एंड मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर दिसंबर 2021 टेकिंग इनटू अकाउंट द लिमिटेड डायरेक्ट आवर्स अवेलेबल। अब आपको जो मैंने पूरे लिमिटिंग फैक्टर्स के स्टेप बताए थे आपने वो अप्लाई करना है। तो लिमिटिंग फैक्टर का सबसे पहला स्टेप क्या था उसके अंदर, क्योंकि सवाल एक ही जैसा आता है, लिमिटिंग फैक्टर का सवाल यही होता है कि भाई मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन और मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के दो। वो सवाल कभी भी आप नहीं देखोगे कि चेंज हो रहा हो, लिमिटिंग फैक्टर का सवाल हमेशा ऐसे ही आता है। तो अब पहला स्टेप क्या होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो। अच्छा, अपेरेंटली इस सवाल में आप तीनों प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पार्ट ए के अंदर निकाल चुके हो, तो वो स्टेप आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू नो के एस का सीपीयू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है $6,
टी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज $12, यू का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज $14। तो अब पहला स्टेप तो हुआ भाई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो निकला हुआ है। सेकंड स्टेप इज टू फिगर आउट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या हमने सीखा था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड करा देंगे विद द लिमिटिंग रिसोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। क्या मतलब सर इस बात का, देखो आपके पास एस का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, $6 था। तो आप इस $6 को डिवाइड करा दोगे इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को विद द लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड रिसोर्स क्या है यहाँ पे, लिमिटेड रिसोर्स इज द लेबर आवर। तो एक एस का प्रोडक्ट बनने के लिए जब आप उसको बना के बेच दो तो आपके पास कंट्रीब्यूशन $6 का आ रहा है। लेकिन क्योंकि इस $6 को कमाने के लिए आपका आधा घंटा लग रहा है लेबर आवर का, जो हमने ऊपर डिफाइन किया था, कैलकुलेट किया था कि भाई एक एस का प्रोडक्ट बनाने के लिए 0.5 आवर लग रहा है। तो इन ऑर्डर टू गेट योर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, आप क्या करोगे, अपने जो हर प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को उनके रिस्पेक्टिव लिमिटेड रिसोर्स या लिमिटेड फैक्टर से डिवाइड करा दोगे। तो लिमिटेड फैक्टर क्या है, लेबर आवर है। एस का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है, $6 है। और जो लिमिटेड रिसोर्स इसको बनाने में लग रही है, that is 0.5 labor hours. So 6 divided by 0.5, that will give me an answer of 12, which will represent the contribution per limiting factor. सिमिलरली अगर टी के लिए निकालना चाहूं तो टी के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें पता है 12 है, और टी का एक यूनिट बनाने के लिए कितना लेबर आवर लग रहा है, लिमिटेड रिसोर्स का कितना हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, 0.75 आवर इस्तेमाल हो रहा है। तो इफ आई डू 12 divided by 0.75, that gives me an answer of 16. The contribution per limiting factor is coming up to be as 16. And यू के लिए भी मैं यही सेम काम करूंगा कि उसके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड करा दूंगा विद द लिमिटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे देखें कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कैसे निकला, सीपीयू ऑफ एस विच वाज $6 डिवाइडेड बाय द रिसोर्स विच विल बी टेकन अप बाय द प्रोडक्ट एस इन ऑर्डर टू रेज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ $6, या ये कह लो कि एक यूनिट बनाने पे जो लिमिटेड रिसोर्स इस्तेमाल हो रही है फॉर प्रोडक्ट एक्स एस, वो क्या हो जाएगी, वो डिनोमिनेटर के अंदर डिवाइड हो जाएगी। तो 6 डिवाइडेड बाय 0.5 हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर एस के लिए 12 निकल के आया, टी के लिए 12 ओवर 0.75 किया तो 16 निकल के आया। एंड देन सेम फॉर यू, यू का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट $14 था, and the labor hours required to produce 1 unit of U is 1.75, 1.75 से डिवाइड करा दिया तो EU का कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर $8 निकल के आ गया। अब सर ये कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आपको बता रहा है that how much contribution will be generated by utilizing 1 unit of limited resource। और इस केस में क्योंकि हम हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स है वो लेबर आवर है, तो आई कैन इवन से बाय यूटिलाइजिंग 1 आवर ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। तो ये जो $12 आया है ना यहाँ पे एस के लिए, ये बता रहा है कि जब आप 1 घंटा लेबर आवर का प्रोडक्ट एस की प्रोडक्शन के अंदर लगाओगे तो यू विल बी एबल टू अर्न अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ $12। सिमिलरली टी का जो $16 है वो ये बता रहा है कि जब तुम लेबर आवर का 1 घंटा टी की प्रोडक्शन में लगाओगे तो यू विल बी एबल टू गेट अ कॉन्ट्रीब्यूशन और अर्न अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ $16। एंड सेम गोज फॉर यू, जो उसका $8 आ रहा है वो ये बता रहा है कि भाई अगर आप 1 घंटा लेबर आवर का यू की प्रोडक्शन में लगाओगे तो यू विल बी एबल टू गेट अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ $8। अब यहाँ पे देखो 1 घंटा जो लेबर का है वो सबसे ज्यादा फ्रूटफुल किस प्रोडक्ट के अंदर हुआ है, यानी कि मैं अगर 1 घंटा लेबर का इस्तेमाल करता हूँ एस में या टी में या यू में, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस प्रोडक्ट से जनरेट होकर आ रहा है, इट्स क्वाइट एविडेंट टी से जनरेट होकर आ रहा है। तो फिर मैं जो नेक्स्ट स्टेप होता है आफ्टर गेटिंग कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, आई विल रैंक दीज प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। तो टी का कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर 16 आया, उसको मैंने फर्स्ट रैंक दे दी। एस का कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जो है वो 12 आया, उसको मैंने सेकंड रैंक दे दी। एंड यू का कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर 8 आया, उसको मैंने थर्ड रैंक दे दी। तो जो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा है उसकी रैंक भी ज्यादा, जिसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कम हो गया उसकी रैंक भी कम हो गई। अच्छा, ये जो रैंक है ये बता क्या रही है, ये बता रही है कि भाई क्योंकि अब आपके पास लेबर आवर्स लिमिटेड हैं तो आप उन लेबर आवर्स को सबसे पहले इस्तेमाल करोगे इन द प्रोडक्शन ऑफ टी, बिकॉज that particular product has that particular product offers the highest contribution per limiting factor, यानी कि वो सबसे कम
जो आपकी जो लिमिटेड रिसोर्स है उसको कम से कम इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा आपको कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे रहा है। तो आप सबसे पहले किसकी प्रोडक्शन करोगे? टी की करोगे। फिर जो रिमेनिंग आवर्स बचेंगे उससे आप किसकी प्रोडक्शन करोगे? प्रोडक्ट एस की प्रोडक्शन करोगे। और फिर जो आपके पास रिमेनिंग आवर्स बच जाएंगे उससे आप प्रोडक्ट यू की प्रोडक्शन करोगे। तो अब देखो, पहली प्रायोरिटी गिवन है टी को। टी के हमने कितने यूनिट्स बनाने थे? टी के हमने बनाने हैं यूनिट्स 400 यूनिट्स, अगर मैक्सिमम मंथली डिमांड पूरी करनी है। और टी के एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 0.75 आवर। तो अब हम यहाँ पे देखें क्या काम करेंगे। अब हम कहेंगे कि अगर हम टी के 400 यूनिट्स बनाएं और एक यूनिट बनाने के लिए क्योंकि 0.75 आवर लग रहा है, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 0.75, हमें 300 आवर्स लग जाएंगे टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम मंथली डिमांड फॉर टी। अच्छा, टोटल आवर्स अवेलेबल कितने हैं? टोटल आवर्स अवेलेबल हमारे पास 900 है। उसमें से मैं कह रहा हूं कि अगर आप टी के टोटल 400 यूनिट बना लो तो आपके 300 आवर्स, 300 आवर्स आपके इस्तेमाल हो जाएंगे। 900 में से अगर 300 निकाल दो, योर अवेलेबल आवर्स आर ओनली नाउ 600। अब आपके पास 600 घंटा अवेलेबल है। अब ये जो 600 आवर्स अवेलेबल है इसमें सेकंड प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? एस की प्रोडक्शन कंप्लीट करने को दी जाएगी। प्रोडक्ट एस की अगर आप देखो जो मैक्सिमम मंथली डिमांड है वो कितनी है? 300 यूनिट्स है। एंड पर यूनिट की जो लेबर आवर की रिक्वायरमेंट है वो 0.5 आवर है। तो 300 यूनिट्स अगर मैं एस के बनाऊं और हर यूनिट को 0.5 आवर लग रहा है, तो टोटल 300 इंटू 0.5 150 आवर लगेगा। एंड हमारे पास अगर देखो पहले 600 आवर्स सिर्फ अवेलेबल थे। अब उस 600 आवर्स जो अवेलेबल थे उसमें से भी 150 आवर्स अगर निकल जाएंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एस, तो अब हमारे पास सिर्फ 450 आवर्स अवेलेबल रहेंगे टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट यू। अब ईयू के लिए अगर आप देखो तो देखो ईयू की जो मैक्सिमम मंथली डिमांड थी वो थी कितने यूनिट्स की? 360 यूनिट्स की। और उस 360 यूनिट की डिमांड को पूरा करने के लिए आपके पास 630 आवर्स की रिक्वायरमेंट थी, जो कि आप अगर फिर से कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो। 360 यूनिट्स को मल्टीप्लाई बाय द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस वन यूनिट विच इज 1.75 आवर, उससे मल्टीप्लाई करा तो यू विल गेट 630 आवर्स। तो अगर तो यू की मैक्सिमम मंथली डिमांड पूरी करनी है तो आपके पास 630 आवर्स होने चाहिए। लेकिन अब जब आप प्रोडक्ट टी और एस की प्रोडक्शन करके आगे बढ़े हो तो आपके पास सिर्फ 450 आवर्स अवेलेबल हैं, विच इज अ क्लियर इंडिकेशन कि आप प्रोडक्ट यू की मैक्सिमम मंथली डिमांड ऑफ 360 यूनिट्स पूरी नहीं कर सकते। तो फिर हम जितनी डिमांड पूरी कर सकते हैं उतनी डिमांड पूरी करेंगे। अब ये कैसे पता लगेगा सर कि कितनी डिमांड पूरी कर सकते हैं? देखो, आपको ये पता है आपके पास अवेलेबल आवर्स कितने हैं? जी बिल्कुल पता है सर, 450 आवर्स अवेलेबल है। और आपको ये भी पता है कि प्रोडक्ट यू का एक यूनिट बनाने के लिए आपको कितने आवर्स लेबर के रिक्वायर्ड है? 1.75 आवर्स लेबर के रिक्वायर्ड है। तो व्हेन यू विल डू 450 आवर्स व्हिच इज द रिमाइंडर or the leftover hours of labor which are available, and you divide it with the time that it will take to produce one unit of product you will get 257। ये 257 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 257 बता रहा है कि आप अब प्रोडक्ट यू के विद द रिमेनिंग लेबर आवर्स दैट आर अवेलेबल उससे सिर्फ और सिर्फ 257 यूनिट्स बना सकते हो। जबकि आपके मैक्सिमम मंथली डिमांड कितनी थी? आपकी मैक्सिमम मंथली डिमांड थी 360 यूनिट्स की फॉर यू। तो दैट्स क्वाइट एविडेंट एंड दैट्स क्वाइट ऑब्वियस कि भाई अब क्योंकि जितने लेबर आवर्स हमें वैसे चाहिए या हमारा जो नॉर्मल जो यूज है लेबर आवर का वो 1080 आवर्स था। अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ 900 लेबर आवर्स अवेलेबल थे तो वी हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दैट 900 आवर्स। तो सबसे पहली प्रायोरिटी उस प्रोडक्ट को दी गई, उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की प्रायोरिटी दी गई जो कि हमें कम से कम रिसोर्स इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा था। यानी कि इन अदर वर्ड्स जो कि हमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर दे रहा था, व्हिच वाज प्रोडक्ट टी। देन द सेकंड बेस्ट ऑप्शन वाज प्रोडक्ट एस। उसके बाद जो लेफ्ट ओवर आवर्स बचे हैं उससे हम बना रहे हैं यू। उसमें ठीक है, अगर उसकी मैक्सिमम मंथली डिमांड 360 यूनिट्स की पूरी नहीं भी हो रही तो ना हो, जितनी पूरी हो रही है हम उतनी पूरी करेंगे। 257 यूनिट्स की पूरी हो रही है तो 257 यूनिट्स की पूरी करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल बी लेफ्ट विद जीरो लेबर आवर्स। अब हमारे पास कोई लेबर आवर नहीं बचेगा क्योंकि जो भी 450 लेबर आवर था वो आपका सारा का सारा यू की प्रोडक्शन के अंदर लग जाएगा। अब ये आपने जो स्टेप किया है ना इसके अंदर बेसिकली दिस कैन बी रेफर्ड टू एज योर फोर्थ स्टेप, व्हाट आई कैन से। पहला स्टेप सीपीयू था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो कि हम ऑलरेडी पार्ट ए में करके आए हुए थे। सेकंड स्टेप कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर था, जिसके अंदर आपने सिंपली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड करा दिया विद द लिमिटेड रिसोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ
that particular product. Once you have the contribution per limiting factor, आपने rankings दे दी, which was your third step. Fourth step के अंदर you have determined the quantities of different product, कि भाई S के कितने यूनिट्स बन सकते हैं, T के कितने यूनिट्स बन सकते हैं, एंड U के कितने यूनिट्स बन सकते हैं. सो वी आर नाउ क्वाइट क्लियर कि हम T के 400 यूनिट बना सकते हैं, S के 300 यूनिट बन सकते हैं, लेकिन U के सिर्फ और सिर्फ 257 यूनिट्स बनेंगे. तो अब इन ऑर्डर टू फिगर आउट द मैक्सिमम द टोटल मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, हम कहेंगे कि भाई जो सबसे पहले हमने T बनाया था, तो T का जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था वो $12 था, और T के हम पूरे 400 यूनिट्स बना रहे हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 400, ये हमारे पास T का कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा. देन सिमिलरली S के भी हम पूरे 300 यूनिट बना रहे हैं, और S के पर यूनिट पे हमारा कंट्रीब्यूशन था $6 पर यूनिट, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हमारे पास S का टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. EU के केस में हम सिर्फ 257 यूनिट्स बना रहे हैं, और EU का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो हमारे पास था, दैट वाज $14 पर यूनिट. तो 257 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो हमारे पास EU का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल वो निकल के आ जाएगा. तीनों कॉन्ट्रीब्यूशन को ऐड करेंगे तो वी विल गेट अ टोटल maximum contribution which is coming up to be as 10198 $10,198 is the total maximum contribution that the business can generate after taking into account the limited availability of the labor hours. अच्छा, अब इस टोटल मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन में से सिंपली हम हमारी फिक्स ओवरहेड, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके थे, हमने निकाला था 96,000 को हमने डिवाइड करा दिया था 12 से, तो हमारे पास जो मंथली फिक्स ओवरहेड थे वो 8,000 के निकल के आए थे, तो 8,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा फ्रॉम 10,198, एंड हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आ गया ऑफ $2,198, जो कि आप देखो दिस पर्टिकुलर पार्ट वाज फॉर 11 गुड मार्क्स. तो 4 से 5 स्टेप्स अगर देखो, चौथे स्टेप सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि इसमें आपको लेबर आवर्स का ख्याल रखते हुए जो है वो यूनिट्स को डिटरमाइन करना होता है. इफ यू हैव डन दैट राइट, तो फिर उसके बाद तो सिंपल काम ही है, आपने यूनिट्स डिटरमाइन कर ली है, मल्टीप्लाई देम विद देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन, ऐड देम अप, यू विल गेट द टोटल मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, subtract the fixed cost and you will get the maximum profit as well. अब आगे पार्टी के अंदर हमसे कहता है, इन ऑर्डर टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर. शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर कितनी है, मैंने आपको ऊपर दिखाया भी था जब हमने कैलकुलेशन की थी, जो हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है लेबर आवर की वो 1080 है, जबकि ऊपर हमसे पार्ट में क्या है कि अवेलेबल सिर्फ 900 आवर्स हैं, तो हमारी जो शॉर्टेज है वो 180 आवर्स की है. तो अब कहते हैं कि इन ऑर्डर टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ 180 आवर्स एंड ऑल्सो बी एबल टू मीट द मैक्सिमम मंथली डिमांड, दो प्रोडक्ट्स की तो मीट हो ही रही है, लेकिन तीसरे की भी मीट करने के लिए वी हैव एन ऑप्शन. व्हाट ऑप्शन वी हैव, द डायरेक्टर्स आर कंसीडरिंग पेइंग एन ओवर टाइम प्रीमियम ऑफ 25% and paying a total monthly bonus of 200 to be shared between all workers. कहने के भाई ये अगर हमें 180 आवर 180 आवर्स की जो शॉर्टेज हमारे पास आ गई है, इस 180 आवर की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हम एग्जिस्टिंग लेबर को 25% ज्यादा प्रीमियम पे करते हैं, ओवर टाइम प्रीमियम पे करेंगे, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारे पास क्या हो जाए, उस प्रीमियम को पे करके जो 180 घंटा है वो हम क्या कर लें, रिकवर कर लें. तो अब जरा आप फोकस करें, आपके पास जो नॉर्मल आप जो लेबर को अमाउंट पे कर रहे थे, दैट वाज एट अ रेट ऑफ $8 पर आवर, लेकिन अब आप जब उसको 25% का प्रीमियम देंगे, सो दैट वुड बी 8 मल्टीप्लाइड बाय 25% विच विल बी $2, यानी कि आप $2 का लेबर को क्या दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं. अच्छा, ये जो $2 का आप लेबर को प्रीमियम दे रहे हैं, ये आप कितने आवर्स के ऊपर दे रहे हैं. देखो, जो 900 आवर्स अवेलेबल थे उसके ऊपर कोई प्रीमियम नहीं है भाई, उसके ऊपर वो तो वैसे ही अवेलेबल है ना, वो तो नॉर्मल सिचुएशन के अंदर अवेलेबल है. मुझे जो फर्दर 180 आवर्स अट्रैक्ट करने हैं फ्रॉम द लेबर फोर्स, मुझे उस लेबर आवर को अट्रैक्ट करने के लिए, उस 180 आवर को अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो $2 का प्रीमियम पे करना पड़ेगा. तो इस वजह से होगा क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 180, मेरी थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कितने डॉलर से, $360 से, क्योंकि हर आवर के ऊपर मुझे $2 का फर्दर प्रीमियम पे करना है. तो $2 का फर्दर प्रीमियम पे करना है, और कितने आवर्स पे करना है, सिर्फ जो 900 के ऊपर आवर्स हैं, विच इज 180 आवर्स, उनके ऊपर पर आवर मुझे $2 का प्रीमियम पे करना है. तो 180 इंटू 2 मेरी 360 से एक
वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो खैर आप अगर पार्ट की रिक्वायरमेंट पढ़े पार्ट ई में, तो कहता है कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2021 इफ द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू कैरी आउट दिस प्रपोजल। अच्छा, डायरेक्टर अगर इस प्रपोजल को कैरी आउट कर लेते हैं तो जरा रियलाइज करो कि अब आपको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं है से क्या मतलब, अब जो यानी कि आपने पीछे पार्ट बी के अंदर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया था, यही कंट्रीब्यूशन प्रिवेल कर जाएगा। बिकॉज अगर आपका डायरेक्टर्स जो है वो प्रीमियम, ओवर टाइम प्रीमियम दे के बाकी का जो शॉर्टफॉल था 180 आवर्स का, अगर उसको भी कहीं से ले आते हैं, उस 180 आवर्स का यानी शॉर्टफॉल वो खत्म कर देते हैं, तो आप अपनी नॉर्मल मैक्सिमम मंथली डिमांड पूरी करोगे। और अगर आपके तीनों प्रोडक्ट्स की मैक्सिमम मंथली डिमांड पूरी होगी, तो जो आपका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आपने प्रोडक्ट बी में पार्ट बी में निकाला था, वही मैक्सिमम मंथली कंट्रीब्यूशन आप अर्न करोगे। तो आपका जो मैक्सिमम मंथली कंट्रीब्यूशन है वो $11,640 ही रहेगा, इफ यू आर एबल टू ओवरकम दी शॉर्टेज ऑफ लेबर आवर। हाँ, बट एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि वो जो मैक्सिमम मंथली कंट्रीब्यूशन है, ठीक है 11,640 रहेगा, लेकिन इसके अंदर एक एडजस्टमेंट सिर्फ होगी। वो एक एडजस्टमेंट मैंने आपको ऊपर समझाई भी कि भाई क्योंकि अब आपको 180 आवर्स पे $2 का प्रीमियम पे करना है, जो कि पहले आपको नहीं पे करना था। ठीक है, बिफोर द शॉर्टेज पे नहीं करना था, लेकिन अब क्योंकि शॉर्टेज है और उसको खत्म करने के लिए आप $2 का प्रीमियम पे कर रहे हो पर आवर, और टोटल 180 आवर्स पे कर रहे हो, तो 2 into 180 आपको $360 की एक वेरिएबल कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आपका जो नया टोटल कंट्रीब्यूशन है वो 360 से कम हो जाएगा। यानी 11,640 माइनस 360, तो मेरे पास एक नया टोटल कंट्रीब्यूशन निकल के आ रहा है, विच इज ऑफ $11,280। और उसमें से मैं अपनी फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगा। फिक्स कॉस्ट नॉर्मली हमने ऊपर देखी $8,000 थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम एक बोनस भी पे कर रहे हैं एंड पेइंग अ टोटल मंथली बोनस ऑफ $200, तो ये बोनस एक फिक्स कॉस्ट की तरह ही एक्ट कर रहा है, तो ये हमारी फिक्स कॉस्ट को $200 से बढ़ा देगा। नॉर्मल हमारी फिक्स कॉस्ट $8,000 थी, यहाँ पे अब हमारी फिक्स कॉस्ट 8,000 प्लस $200, $8,200 बन जाएगी। तो न्यू टोटल कंट्रीब्यूशन विच इज 11,280, उसमें से $8,200 माइनस कर देंगे, तो वी विल गेट द न्यू maximum monthly profit for the month of December, which is coming up to be as $3,080। अब अगर आप जरा रियलाइज करो तो डायरेक्टर्स के पास दो ऑप्शन थे। क्या ऑप्शन है, या दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई, पहला ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन ये था कि जो 900 आवर्स अवेलेबल हैं उसी के अंदर एडजस्ट कर लें। अगर वो उसके अंदर एडजस्ट करते हैं तो दे आर अर्निंग अ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ $2,198 ओनली। लेकिन अगर वो कहीं से उस 180 आवर्स को अट्रैक्ट कर लें बाय पेइंग एन ओवर, बाय पेइंग अ प्रीमियम, ओवर टाइम प्रीमियम, और बाय पेइंग द बोनस एज वेल, तो फिर जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो $3,080 का जा रहा है। तो ऑब्वियसली अब जो उसका नया पार्ट, अच्छा नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे कहता है एक्सप्लेन टू डिसएडवांटेजेस टू अ बिजनेस ऑफरिंग अ बोनस पेमेंट टू इट्स एम्प्लॉयज। खैर वो कोई कंक्लूजन या डिस्कशन वाला सवाल उसने नहीं पूछा, लेकिन अगर पूछ लेता तो फिर हम ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन को सपोर्ट करते, वी विल बी सपोर्टिंग ऑप्शन ई। और हम कहते हैं कि भाई क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट काफी सिग्निफिकेंटली ज्यादा है, ऑलमोस्ट 800-900 का डिफरेंस आ रहा है, तो वी शुड गो विद ऑप्शन ई। फिर पार्ट एफ के अंदर जो कहता है एक्सप्लेन टू डिसएडवांटेजेस ऑफ अ बिजनेस ऑफरिंग अ बोनस पेमेंट टू इट्स एम्प्लॉय, तो पहला डिसएडवांटेज तो ये दैट इट मे कॉज वर्कर्स टू रश टू वर्क मोर विच मे रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। ओवर टाइम में क्या होगा, हर बंदा बोलेगा यार 8 घंटे की जगह 10 घंटा काम करते हैं, 11 घंटा काम करते हैं। लेकिन बात यह है कि देखो शुरू के 8 घंटे में तो इज फ्रेश, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, वो पूरे ध्यान से एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहा है। but after just because of this लालच of getting overtime payment, वो जब ज्यादा काम करने बैठेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं रहेगी। 8 घंटे के बाद उसकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली गिर जाएगी। और जब वो लोअर प्रोडक्टिविटी के साथ या लोअर एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, तो क्या पता उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी क्या हो जाए, गिर जाए। may reduce the second reason we can write may reduce the quality of product because the lower labor concentration which may hamper customer loyalty। के भाई आपका लेबर की कंसंट्रेशन कम होगी, जैसे मैंने अभी पहला पॉइंट भी आपसे एक्सप्लेन किया था, और उसकी वजह से आपकी अगर क्वालिटी गिरेगी तो फिर आपका कस्टमर भी हो सकता है आपसे नाराज हो जाए, क्योंकि वो तो लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट क्यों एक्सेप्ट करेगा। भाई आपकी लेबर की शॉर्टेज अगर हो गई है तो उससे कस्टमर का तो कोई लेना देना नहीं है ना। कस्टमर को तो सेम प्रोडक्ट जो पहले खरीदा था वही सेम प्रोडक्ट उसको बाद में भी चाहिए। फिर पार्ट जी के अंदर इट हैज बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन टू डिसएडवांटेजेस टू अ बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग अ सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल
बजटरी कंट्रोल की एएस लेवल के अंदर सिर्फ थ्योरी है, यानी कि बजटरी कंट्रोल इज बेसिकली बजट जो आप बना रहे हो, क्योंकि आपने अभी जितनी भी कॉस्टिंग अभी तक पढ़ी है इन सब के अंदर देखो इट्स मोर और लेस फोरकास्टेड इन्फॉर्मेशन, यू आर फोरकास्टिंग द इन्फॉर्मेशन, यू आर बजटिंग द इन्फॉर्मेशन। आप बजटरी कंट्रोल के अंदर क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को बजट कर रहे हो और उस बजट को फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर रहे हो, और आप देख रहे हो कि भाई किस वजह से ये चेंजेस आई हैं। यानी कि अगर लेट्स से आपने एक्सपेक्ट किया था, बजट किया था कि $800 की कॉस्ट होगी, अगर तो वो 850 की हो गई है, तो यू विल सी कि भाई ये 800 की कॉस्ट 850 की क्यों गई, और क्या हमसे कोई कोताही हुई है, या एक जनरल ट्रेंड मार्केट के अंदर प्राइसेस ऊपर गई हैं, एंड व्हाट कैन वी डू इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब हम जो बजट करें कॉस्ट, वो कॉस्ट उसके ऊपर ना जाए। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है भाई, ऐसी बात है, इट्स टाइम टेकिंग ना। आपका जो है वो सर सर बजटरी कंट्रोल सिलेबस से आउट नहीं जब। यार इसकी थ्योरी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मैं सर चेक मैंने कर लूंगा। सिलेबस में चेक किया था। हाँ इफ इट्स आउट तो फिर मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आउट हो गया हो, बट सिंस आ गया तो डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इट्स नॉट लाइक टू डिफिकल्ट। लेकिन अगर आउट हो गया तो फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास से जो है वो अगर सवाल आएगा तो डिस्कार्ड कर देंगे। अभी सिंस आई एम नॉट श्योर, तो उसकी थ्योरी, पहले भी इसकी सिर्फ थ्योरी थी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ही थे, विच इज वेरी बेस्ड ऑन कॉमन सेंस कि बजट बनाने का क्या फायदा है क्या नुकसान है। तो ऑब्वियसली बजट बनाने का एक नुकसान ये है कि भाई इट्स क्वाइट टाइम टेकिंग, इट्स एक्सपेंसिव टू मेक बजट, और अगर आप बजट को बहुत ज्यादा हाई सेट कर दो तो इट माइट बी डीमोटिवेटिंग फॉर द मैनेजर्स, कि अगर मैं आपको अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, बजट को बहुत ज्यादा रख दूं, तो जो मैनेजर्स जो उनको अचीव करना चाह रहे हैं वो हो सकता है डीमोटिवेट हो जाए। एंड जैसे मैंने बात की, इट इज एन एक्सपेंसिव एक्सरसाइज, छोटे बिजनेसेस तो ये सब करने का सोच भी नहीं सकते, सिर्फ बड़े बिजनेसेस ही जो है वो बजटिंग जैसी एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So that was your whole question about limiting factors.